Hello students, welcome back to Mehta Digital Classes. Students, today we are going to discuss our topic that is asexual reproductions. आज हम अलैंगिक जनन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में जो लैंगिक जनन था उसमें विभिन्न टॉपिक थे। निषेचन है, ठीक है, नर जनन तंत्र था, मादा जनन तंत्र था, ठीक है, उन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया था। भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, अंड प्रजग जंतु क्या होते हैं। ठीक है, हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है अलैंगिक जनन, उसके बारे में देखते हैं। देखो, अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा है जिनसे हम परिचित हैं, जिनको हम पहले से जानते हैं, उन्हीं के बारे में हमने पढ़ा है। परंतु अत्यंत छोटे जंतु, जैसे कि हम बात करें किसकी, हाइड्रा की। हाइड्रा एक क्या है, सूक्ष्मदर्शी जंतु है। ठीक है, जैसे कि अम्बेबा में जन्म किस प्रकार से होता है, क्या आप उन प्रजनन करने से ढंग से विषय में जानते हैं कि आइए इनका पता लगाइए। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें अलैंगिक जनन कंप्लीट होता है। देखो, सबसे पहले हम क्रियाकलाप 9.3 की बात करते हैं। इसमें देखते हैं, देखो हाइड्रा की स्लाइड क्या होती है, एक स्थायी स्लाइड लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हाइड्रा की स्लाइड लेते हैं। आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जो स्लाइड्स हम लेते हैं उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा इस स्लाइड का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस स्लाइड का अध्ययन करते हैं। जनक के शरीर में क्या कुछ उभरी संरचना दिखाई देती है क्या। जो हाइड्रा की जो स्ट्रक्चर्स होती है, जिसे हमने देखा है, उसमें कुछ ना कुछ उभरी हुई अंगुली नुमा जो स्ट्रक्चर्स है हमें दिखाई देती है। इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या याद करते हैं और इनका साइज भी हम क्या करते हैं, याद करते हैं। जैसे हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाया गया है जैसे आपको दिखाई देता है। इसकी तुलना हम डायग्राम 9.11 में करेंगे। देखो, ये क्या है, हाइड्रा के स्ट्रक्चर्स है, उसमें ये क्या है, अंगुली नुमा कुछ स्ट्रक्चर्स है, उभरी हुई संरचना है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। देखो, प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई देते हैं। जैसे हमने डायग्राम 9.11 में देखा था कि जो हाइड्रा की स्ट्रक्चर्स होती हैं उसमें उंगली नुमा जो उभार पाए जाते हैं वो एक से अधिक पाए जाते हैं। ये उभार विकसित होते हुए एक नए जीव होते हैं। हाइड्रा में जो उभार हमें अंगुली नुमा जो उभार दिखाई देते हैं वो एक विकसित हुए नए जीव का संकेत है कि ये क्या है, एक नए जीव की उत्पत्ति हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। तो आपको कोई पूछे कि मुकुल क्या होता है, तो जो हाइड्रा होता है उसमें विकसित हुई जो एक उभारनुमा स्ट्रक्चर्स होती है जिसे एक नए जीव का विकास होता है, वही क्या होती है, मुकुल होती है। स्मरण कीजिए कि इष्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे हमने बात करते हैं किसकी, इष्ट की बात करते हैं तो उसमें भी मुकुल हमें दिखाई देते हैं, मतलब एक नए जीव का विकास होता हुआ हमें दिखाई देता है। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले ध्रुव नए जीव का विकास होता है। इसके अलावा हम बात करें किसकी, हाइड्रा में, ठीक है, उसमें भी एक नई जीव का विकास होता हुआ हमें दिखाई देता है। इस प्रकार के जनन जिसमें केवल एक ही है और जनक के नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। तो सबसे पहले हमें अलैंगिक जनन के डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली अलैंगिक जनन क्या होता है। तो अलैंगिक जनन का मीन्स होता है कि जनन का वह प्रक्रम जिसमें जनन के लिए केवल एक ही जीव जन्म देता है, एक ही जीव द्वारा वो नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है। आपको कोई पूछे कि हाइड्रा में नई जीव का होना, तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है, मुकुल कहलाता है। इसलिए इस प्रकार के जनन को हम मुकुलन भी बोलते हैं। समझ में आ गया अलैंगिक जनन क्या होता है और मुकुलन क्या होता है। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अम्बेबा में भी दिखाई देती है। आइए देखिए ये कैसे होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा है, मुकुलन पढ़ लिया है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे अम्बेबा में किस प्रकार से प्रोसेस होता है अलैंगिक जनन का। देखो, आप अम्बेबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अम्बेबा क्या होती है, एक कोशिकीय जीव होता है। अम्बीबा क्या है, एक कोशिकीय होता है।
इसमें केंद्र के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। जो अम्बिबा होता है वो एकल कोशिका होती है और उसमें जो केंद्रक होता है उसके दोनों भागों में क्या होता है, विभाजन होकर एक जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका की दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। केंद्र के विभाजन के बाद जो एकल कोशिका होती है वो दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जिससे प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है, जिसे हम चित्र 9.12 में दिखाया गया है कि इसमें जो कोशिकाएं होती है, एकल कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है और दोनों प्रत्येक भाग में किसका निर्माण होता है, केंद्रक होता है। जो प्रत्येक भाग होते हैं उन दोनों में क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अम्बिबा बनते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अम्बिबा में क्या होता है, एक जनक से दो अम्बिबा बन जाते हैं। देखो इसमें केंद्र के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद क्या होता है, एक कोशिका होती है, फिर जनन होता है, प्रत्येक दो भागों में बढ़ जाती है और एक केंद्रक बनता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अम्बिबा बन जाते हैं, जैसे डायग्राम 9.12D में दिखाया गया है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, जिसको द्विविखंडन कहते हैं। तो आपको कोई पूछे द्विविखंडन क्या होता है, अलैंगिक जनन प्रोसेस द्वारा जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, ठीक है, तो वो द्विविखंडन कहलाता है। एक ही कोशिका से विभाजन करके दो संतति उत्पन्न करना ही द्विविखंडन कहलाता है। मुकुलन और द्विविखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों का हम अध्ययन करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, हम इस डायग्राम में देखते हैं कि किस प्रकार से अम्बिबा में द्विविखंडन द्वारा दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये जो अम्बिबा में जो ये कोशिका होती है वो क्या होती है, एक एकल कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है, एक कोशिका होती है। तो इसमें क्या होगा, विभाजन होगा, एक विभाजित केंद्र का निर्माण होगा और दो अलग अलग केंद्रों में ये क्या होगी, एक अलग हो जाएगी और दोनों में क्या होगा, केंद्रक पाया जाएगा। इसके बाद फिर डिवीजन होगा और दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, द्विविखंडन। समझ में आ गए। आपको कोई पूछे कि द्विविखंडन क्या होता है, एकल कोशिका से विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं में विभाजित होना ही द्विविखंडन कहलाता है। दिस इज ए प्रोसेस बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में दो विधियां होती है, द्विविखंडन, मुकुलन, जिनमें ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स देखो, हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है। इस चैप्टर के लास्ट में जो ये समरी है वो उसको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं, किस किस की क्या क्या डेफिनेशन है। तो देखो आपने क्या सीखा इस चैप्टर में, दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो जंतु दो विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं। जंतु में प्रजनन की जनन की दो विधियाँ होती है। फर्स्ट इज लैंगिक जनन, सेकेंड इज अलैंगिक जनन, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। सबसे पहले हमने जनन देखा। जनन क्या होता है, पीढ़ी को निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन का होना आवश्यक है। जनन की दो विधियां होती है, फर्स्ट इज लैंगिक जनन, सेकंड इज अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम बात करें लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक अंडाणु, ठीक है, आपस में क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, संलयन करेंगे और जनन को ही हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। इसके बाद बात करें कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें जनन दो प्रकार से होता है, नर जनन तंत्र, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। अब सबसे पहले बात करें कि जो नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र होता है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं जनन करने के लिए। तो अंडाशय होता है, अंडवाहिनी होती है, गर्भाशय होता है। और आपको पता है गर्भाशय के अंदर ही मादा के शरीर में जो शिशु होता है वो गर्भाशय में ही क्या होता है, विकसित होता है। इसके बाद हम बात करें नर जननांग की। नर जननांग में कौन कौन से जननांग होते हैं, वृषण होते हैं, शुक्राणु नली व सीसन, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं, अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं।
जिसे हम अंडाणु भी कहते हैं, वृक्षणधर युग्मन को जिसे शुक्राणु कहते हैं। ये विशेष थ्योरी है जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ी है। ये पूरे चैप्टर की क्या है, समरी है, ठीक है। अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और निषेचित अंडा क्या कहलाता है, युग्मनज कहलाता है, जाइगोट कहलाता है, ठीक है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन हमने दो पढ़े थे, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। जो मादा शरीर के अंदर हो वो आंतरिक निषेचन होता है, और जो मादा शरीर के बाहर हो वो बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे हम बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य में क्या होता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। मुर्गी, गाय, कुत्ते इत्यादि में कौन सा निषेचन पाया जाता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। अब बात करें हम किसकी, बाह्य निषेचन की, कि बाह्य निषेचन क्या होता है, तो वह निषेचन जो मादा शरीर के बाहर हो बाह्य निषेचन कहलाता है। जिससे बात करें किसकी, मेंढक की, मछली, स्टारफिश इत्यादि में दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं युग्मनज बन गया निषेचन के दौरान, तो इसके बाद इसमें विभाजन होता, तो किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। भ्रूण गर्भाशय, जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है, जहाँ उसकी वृद्धि और परिवर्धन होता है। जो भ्रूण होता है वो आपको कोई पूछे कि भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है, जो गर्भाशय की दीवार होती है वहीं पे रोपित होता है, और वो वहीं पे विकसित होता रहता है, और शारीरिक अंगों का विकास वहीं पे होता है। और शारीरिक अंगों की हम बात करें, शारीरिक अंगों में हमारे कौन कौन से भाग आते हैं, जिसे नाक है, कान है, ठीक है। इसके अलावा हमारे शरीर के अनेक भाग वो भी किस में आते हैं, शारीरिक अंगों में, जो गर्भाशय में रोपित होकर वहाँ विकसित होते रहते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उनके सभी शारीरिक भाग विकसित होते हैं वही क्या कहलाता है, गर्भ कहलाता है। इसके देखो, मनुष्य, गाय, कुत्ते जैसे जंतु शिशु को जन्म देते हैं, जरायु जंतु कहलाते हैं। इसके अलावा मुर्गी, मेंढक, छिपकली डायरेक्ट किसको देते हैं, जंतु अंडे देते हैं, वो अंड प्रजनन जंतु कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि लार्वा का कुछ अगर परिवर्तनों के द्वारा वयस्क जंतु में बदलना ही क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन, 6 टॉपिक है, कि जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें हमने पढ़ा था हाइड्रा में मुकुलन, अम्बिबा में, ठीक है। तो हाइड्रा में मुकुल द्वारा एक नई जीव का विकास होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को हम मुकुलन भी कहते हैं। इस प्रकार अम्बिबा में क्या होता था, अम्बिबा में 2 भागों में विभाजित होकर एक संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार अलैंगिक जनन का द्विविखंडन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इस चैप्टर की समरी है। इस चैप्टर में जो भी मेन पॉइंट आए हैं वो इस समरी में दिए हुए हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। हम अगले वीडियो में इस चैप्टर के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।